ओके स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कि 1973 में कमेटी बनी, उसका नाम रखा गया IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। उसको टास्क दिया गया कि आपने अकाउंटिंग को ग्लोबलाइज करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी को क्रिएट करना है। उसने कितने चैप्टर लिखे टोटल? 1 से लेके 41, और ये इसका ड्यूरेशन था फ्रॉम 1973 टिल 2001। 1 अप्रैल 2001 कमेटी वॉज कन्वर्टेड इनटू बोर्ड। अब कमेटी का नया नाम क्या है? बोर्ड। दूसरी बात ये है, टोटल जो ये 41 चैप्टर लिखे, हर चीज पे चैप्टर लिखा गया। इनफैक्ट यानी जैसे मैं आपको मिसाल दूं, आखिरी चैप्टर जो लिखा इसने 41 वो है अकाउंटिंग फॉर बायोलॉजिकल एसेट, एग्रीकल्चर अकाउंटिंग। उसके ऊपर भी स्टैंडर्ड लिखा गया। और ये स्टैंडर्ड ये यूके बेस्ड कमेटी है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन थ्रू आउट जहां जहां पे भी कंट्रीज, अराउंड समझ लिया आप 150 प्लस कंट्रीज हैं जो इस कमेटी के, इस बोर्ड के मेंबर हैं। हमारे यहाँ भी IAS IFRS की एप्लीकेशन होती है, आपको पढ़ाए जाएंगे। इवन आप जब कंपनीज में जॉब करेंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा IAS 1 क्या होता है, IAS 2 क्या होता है, IAS 7 क्या होता है, आपको पढ़ाए जाएंगे, फिर आपको इंटरव्यू में टेस्ट किए जाएंगे। बहरहाल अब जब नया कॉन्सेप्ट है वो कमेटी का नहीं है, किसका चल रहा है? अब बोर्ड अपने कलम से जो कुछ लिख रहा है ना, उसको कहते हैं IASB। बोर्ड ने सिंस 2001 टिल आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 2021 की फिजाओं में मौजूद है। ऐसा ही तकरीबन इस बोर्ड ने 1 से लेके 17 या 16 तक IFRS लिखती है। 17 लिख दिया लेकिन वो अभी एप्लीकेबल नहीं है। IFRS 17 इंश्योरेंस के ऊपर है, और उसकी एप्लीकेशन मैंने गूगल पे चेक की थी, ऑनवर्ड 2023 Jan 1 से शुरू होगी। अभी भी तकरीबन कमोबेश 1.25 से 1.5 साल बाकी है। उसकी एप्लीकेशन कब से इफेक्टिव होगी? Jan 1 2023 IFRS 17 की। लास्ट IFRS 16 जो है ये सेमेस्टर 4 के सिलेबस पे भी है। मैं पिछले हफ्ते ही पढ़ा रहा था, इवन बल्कि आज भी मुझे पढ़ाना है। शाम की जो क्लास है यहाँ पे उसमें ये टॉपिक मेरा चल भी रहा है, IFRS 16। तो याद रखें ये 1 से लेके 16 तक इस बोर्ड ने क्या लिख दिए? IFRS, राइट। यानी इसका मतलब ये है, पहले जो स्टैंडर्ड आते थे उनको क्या कहा जाता था? IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब जो स्टैंडर्ड आते हैं उनको क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अगर अगेन आप गौर करें ना, इन दोनों पे पहला और आखिरी वर्ड सेम है, I और S। तो ये काम क्या करना है? इंटरनेशनली, और बनाने क्या है? स्टैंडर्ड्स। लेकिन पहले थे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो छोटा सा वर्ड है, ये कॉमर्स वाले सारे बैठे हुए कहते सर हम भी अकाउंटिंग पढ़कर आए हैं। तो भाई अकाउंटिंग छोटा वर्ड है, आप लोग कल को अकाउंटिंग थोड़ी संभालोगे, आप लोग इंशाल्लाह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे भाई कंपनीज की, राइट। तो अच्छा वर्ड जो है ना अकाउंटिंग से, वो क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कल को आप बड़ी बड़ी कंपनीज की इंशाल्लाह फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाएंगे, ठीक है ना। यू विल बी द फाइनेंशियल एनालिस्ट इंशाल्लाह। बहरहाल तो याद रखें, ये जो अकाउंटिंग है ये किस में कन्वर्ट हो गया? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कमेटी किस में कन्वर्ट हो गया? बोर्ड में। तो याद रखें अब अभी भी स्टिल यही चल रहा है, बोर्ड चल रहा है, और अब जो बोर्ड काम कर रहा है, और ये अपडेशन आ रही है, आती रहेगी, क्योंकि आपको पता है तब्दीली का दौर है, तब्दीली आ रही है और आती रहेगी। असल में देखिए, याद रखें 1973 और आज कमोबेश अच्छा खासा टाइम हो चुका है, ठीक है ना, 50 साल के करीब। तो याद रखें इतने बड़े अरसे में क्या चेंज नहीं आया दुनिया में? बहुत ज्यादा चेंज आ गया, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। तो याद रखें दैट्स व्हाई ये बोर्ड, ये कमेटी अपने आप को अपडेट करती है, और जो नए नए स्टैंडर्ड्स हैं उनको मार्केट में इशू करती है। अब जो मैं कह रहा था, ये स्टैंडर्ड्स जो है ना, ये बेसिकली अकाउंटिंग लैंग्वेज के क्या है? प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं। इसको कहा जाता है अकाउंटिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आपके सिलेबस का एक चैप्टर है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये सिलेबस देखें, ये चैप्टर नंबर 3 लिखा हुआ है अकाउंटिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इस चैप्टर में सारी यही बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस चैप्टर के जो पॉइंट्स है ना उसमें यही लिखा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, अकाउंटिंग बॉडीज किसको कहते हैं, IFRS क्या होते हैं, IAS क्या होते हैं, IASC का क्या कॉन्सेप्ट है,
IASB का क्या कॉन्सेप्ट है। तो इन शॉर्ट पहले IAS आते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब IAS नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन अब ये हो रहा है कि ये 41 में से बहुत सारे IAS जो है ना सस्पेंड हो गए, क्योंकि उनके बदले मार्केट में क्या आ रहे हैं नए नए। अब जैसे आखिरी IFRS कौन सा आया है, ये मैंने कौन सा बताया, IFRS 16। ये IFRS 16 जो है ना, ये पुराने IAS 17 को खत्म करके आया है, उसने IAS 17 को डिसकंटिन्यू कर दिया। IFRS 15 जो आया है, ये दोनों IFRS में पढ़ाता हूँ, सेमेस्टर 4 के सिलेबस में मौजूद है। IFRS 15 जो है वो पुराने 2 IAS को खत्म करके आया है। IAS 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आप ये बिल्डिंग बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, प्लस रेवेन्यू, इन दोनों को खत्म करके एक IAS 18 था रेवेन्यू, और एक IAS 11 था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। IAS 11 और 18 दोनों खत्म करके IFRS 15 बना दिया। IAS 17 खत्म करके IFRS 16 बना दिया। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद एक वक्त आगे जाके ऐसा आएगा जब आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो IAS हो सकता है सारे खत्म हो जाए और किसमें कन्वर्ट हो जाए, IFRS में। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, इनको आपने फॉलो करना होगा। जब आप किसी कंपनी के अकाउंट्स बनाएंगे ना, तो याद रखें आपके बनाए हुए अकाउंट्स फाइनल नहीं होते, आपको अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना पड़ता है ऑडिटर से। और ऑडिटर कौन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनीज। वो आके आपके अकाउंट्स को चेक करेंगी कि क्या आपने अकाउंट्स बनाते वक्त स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है, क्या आपने IAS IFRS की एप्लीकेशन की है, क्या आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। अगर नहीं बनाएंगे आप तो वो आपको रोकेंगे, वो आपको बोलेंगे कि भाई आप अपनी रिपोर्ट सही करें, अदरवाइज मैं अपनी ऑडिटर रिपोर्ट पे साइन, और जब तक ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट पे साइन नहीं करेगा आपकी कंपनी के अकाउंट फाइनल नहीं हो सकते, वो पब्लिश नहीं हो सकते, वो प्रिंट नहीं हो सकते। और ये हर साल हर कंपनी को एनुअल रिपोर्ट बनाने के बाद उसको पब्लिश करना जरूरी है। पब्लिक कंपनीज पब्लिक के लिए अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, हमारी लाइब्रेरी में कंपनीज की बुक्स मौजूद होंगी, अकाउंट्स मौजूद होंगे, वो एनुअल रिपोर्ट है। वो आपको यहाँ सिखाई जाएगी हाउ टू प्रीपेयर एनुअल रिपोर्ट, हाउ टू प्रीपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं जिस कंपनी में था अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट बनाता था। 3.5 साल में रहा, उस दौरान 4 मरतबा ईयर एंड आया उनका, तो 4 मरतबा मैंने उनको अल्हम्दुलिल्लाह एनुअल रिपोर्ट बना कर दी। तो याद रखिए आपको सिखाया जाएगा हाउ टू प्रीपेयर, हाउ टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउ टू प्रीपेयर, हाउ टू प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी लॉ। प्यारे पाकिस्तान के कानून को भी आपने फॉलो करना है। टैक्स के कुछ रूल्स होते हैं उनको भी आपने फॉलो करना है, ऑडिट के कुछ रूल्स होते हैं उनको भी आपने फॉलो करना है। ये सारी आपकी बुक्स जो है ना, ये आपका फ्रेमवर्क है, इसको कहते हैं अकाउंटिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। भाई देखिए एक जनरल मिसाल समझाने के लिए दे रहा हूं कि बीइंग मुस्लिम अगर हमें कोई शरई तौर पे मसला आता है तो हम उलमाए किराम के पास जाते हैं, हम मुफ्तियाने किराम के पास जाते हैं। तो जो मुफ्ती साहब है या आलिम साहब है वो हमें जो आंसर देते हैं विद रेफरेंस टू कुरान पाक, विद रेफरेंस टू अहादीस करीमा, विद रेफरेंस टू सुन्नत करीमा, ठीक है, क्योंकि वो हमारा बीइंग मुस्लिम फ्रेमवर्क है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एंड वी हैव टू फॉलो दिस फ्रेमवर्क। तो इसी तरह कल को अकाउंटिंग की शरीयत में, बिजनेस की शरीयत में जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी उनके लिए यू हैव टू फॉलो IAS, you have to follow IFRS, you have to follow requirement of company law, you have to follow tax ordinance requirement। हर साल टैक्स ऑर्डिनेंस रिवाइज होता है, पता है आपको, बजट आता है हर साल, लॉ में कुछ ना कुछ तब्दीली की जाती है, हर साल ये स्टैंडर्ड्स आपके अपडेट होते हैं। ये सारी कानूनी किताबें हैं और ये सारी आपके अकाउंटिंग की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये एक ब्रीफ हमने डिस्कस किया है कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है, उस बिजनेस को क्या कहते हैं, बिजनेस कितनी टाइप्स के होते हैं, उसमें कौन कौन सी नेचर होती है, फिर बिजनेस की रिपोर्ट्स बनाने के लिए हमें कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने हैं, और उन स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन आपको यहाँ पे इंशाल्लाह सिखाई जाएगी। थोड़ा सा मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ जाऊंगा जो कि आपका सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग डिस्कस कर लिया, अब हम जा रहे हैं
फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जी भाई, नजर आ रहा है पीछे सबको? फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूं। भाई ये फाइनेंशियल लिखा हुआ है, ये जरा एफ थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, लिख देता हूं, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। आइडेंटिफाइंग आखिरी वर्ड नजर आ रहा है? क्या लिखा हुआ है मैंने? क्या लिखा है? कम्युनिकेटिंग, सही है। थोड़ा सा मैं मिटा के लिख देता हूँ। What is financial accounting? Financial accounting is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to users. कॉपी कर लिया सबने? क्या कर रहे हैं? जी कॉपी करें जल्दी से। Okay students, what is financial accounting? Financial accounting is the process of 1, 2, 3. What is one? Identifying. Number 2 is measuring, measurement, and number 3 is अच्छा, एक ऐसा प्रोसेस where we have to identify, where we have to measure and where we have to communicate. किस चीज को आइडेंटिफाई करना, किसकी मेजरमेंट करना, किसको कम्युनिकेट करना? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। व्हाट इज इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन? बिजनेस इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे 3 वर्ड हाईलाइट किए या अंडरलाइन किए और एक वर्ड को मैंने सर्कल किया है, यूजर्स को। 2-3 चीजें आपके ध्यान में आनी चाहिए कि सर ये यूजर कौन है और व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर, राइट? तो याद रखें, जब आप बिजनेस करते हैं ना, सपोज आज आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, सपोज करें आज साल का पहला दिन, हैप्पी न्यू ईयर, Jan 1, 2021, यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। जब मैं अकाउंटिंग पढ़ाना शुरू करूंगा ना, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में होगी, तो उसमें आप लोग देखेंगे, हम कॉमर्स वालों को पता है, स्टार्ट करते हैं मिस्टर सो एंड सो स्टार्टेड बिजनेस,
Mr. Aslam started business with cash investment of rupees this so and so amount. असलम भाई ने कारोबार को शुरू किया, इतना पैसा लगाया कारोबार में। तो बात ये है कि जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन है, रोजाना आप कुछ खरीद रहे बेच रहे, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे करना होगा, हर महीने एम्प्लॉइज को सैलरी भी देनी होगी, अब तो मंथली टैक्स भी जा रहा होता है, हर महीने आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी देना होता है, ठीक है ना। मैं भी अपना टैक्स हर महीने गवर्नमेंट को जो इनकम पे यहाँ पे हमें पैसे मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम टैक्स भी देते हैं। तो याद रखें हर किस्म की ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल कि आप सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करें, कहीं पे लिखे नहीं और आपको सब कुछ याद रहेगा? इम्पॉसिबल। देखिए कोई मुझसे पूछेगा ना अगर लास्ट फ्राइडे मैंने खाना क्या खाया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे याद बहुत मुश्किल से आएगा कि लास्ट फ्राइडे मैंने क्या खाना खाया था। हमें एक हफ्ते पुरानी बात तो याद नहीं रहती। हाउ दिस इज पॉसिबल कि हम पूरे साल के बिजनेस के रिजल्ट्स को अपने माइंड में सेव कर लें? इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। हम चीजों को रिकॉर्ड करते, आइडेंटिफाइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा इवेंट हुआ है। हर इवेंट सेम नहीं है, बिजनेसमैन की हर ट्रांजेक्शन सेम नहीं है। परचेज करना एक अलग बात है, सेल करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना, गवर्नमेंट को टैक्स देना, एम्प्लॉय को सैलरी देना, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पे करना, एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट पे करना, ठीक है ना, बैंक से लोन लेना, कस्टमर से अगर माल उसको उधार दिया था उससे सब्सिक्वेंटली पैसे रिसीव करना, सप्लायर से माल उधार पे लेके आए थे उसको सब्सिक्वेंटली पे करना, किससे कितना उधार लिया हुआ है, किसको कितने पैसे देने, ये सारी चीजें ये अलग अलग ट्रांजेक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई। पहला स्टेप क्या होगा? ट्रांजेक्शन की आइडेंटिफिकेशन। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन उसकी मेजरमेंट। हर ट्रांजेक्शन की मेजरमेंट एक जैसी नहीं होती। मैं नेक्स्ट कल तो आपको बेसिक एलिमेंट्स पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, चैप्टर 2, ये चैप्टर 1 है जो पढ़ा रहा हूं आज, ठीक है, ये सिलेबस का बिल्कुल पहला चैप्टर है। कल इंशाल्लाह चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा, उसके बाद मंडे से इंशाल्लाह, सॉरी नेक्स्ट जो थर्सडे होगा, थर्सडे से इंशाल्लाह हम लोग जो अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट होता है वो स्टार्ट करेंगे। तो वहां पे आपको सिखाऊंगा कि रूल्स क्या है, मेजरमेंट कैसे होती है। कुछ लोग शायद ये समझते हैं कि जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट, तो ऐसा नहीं होता, या जो बढ़ रहा है वो डेबिट कर दो, जो कम हो रहा है क्रेडिट कर दो, ऐसा भी नहीं होता। रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना है। सम टाइम एक चीज बढ़ रही है लेकिन वो क्रेडिट होती है, सम टाइम एक चीज बढ़ रही है लेकिन वो डेबिट होती है। तो ये मेजरमेंट, हाउ टू मेजर, उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो ट्रांजेक्शन की आइडेंटिफिकेशन, जब आपने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की देन आपको उसको प्रॉपर मेजरमेंट करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है। पूरा साल आप ट्रांजेक्शन लिखते रहते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं एज पर रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, फ्रेमवर्क के मुताबिक, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। ट्रांजेक्शन हो रही है, उसको आइडेंटिफाई किया। देखिए आइडेंटिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलत आइडेंटिफाई किया तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड भी, फिर उसके रिजल्ट सही आएंगे। आखिर में जब एनुअल रिपोर्ट बनाओगे प्रॉफिट सही कैलकुलेट होगा, बिजनेस के रिजल्ट सही कैलकुलेट। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दूं, देखिए क्रिकेट मैच होता है ना, इज इट पॉसिबल अगर 2020 मैच भी करवाया जाए, सिंगल बॉल कोई भी रिकॉर्ड ना की जाए, ना कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, ना वीडियो रिकॉर्डिंग, ना कोई मैनुअल स्कोर, ना डिजिटल, कोई स्कोर नहीं रिकॉर्ड कर रहा, बस सिर्फ इतना होता है बॉलर आता है 6 मरतबा बॉल करवा के चला जाता है, ये एक्टिविटी काउंट की 20 मरतबा, एक टीम ने खेल लिया फिर दूसरी टीम भी खेल के चली गई। इज इट पॉसिबल टू चेक कौन जीता कौन हारा? नहीं, आपने रिकॉर्ड ही, बहुत सारे तो इतने क्लोज मैच होते हैं कि एक रन से भी टीम जीत जाती है, तो क्या बगैर रिकॉर्डिंग के आप बता सकते हैं रिजल्ट क्या रहा? नहीं ना। और अगर आपने थोड़ा सा भी कोई, फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो लास्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच में एक मिस्टेक हुई एम्पायर से, रिजल्ट चेंज हो गया, न्यूजीलैंड जीत जाता, कौन जीता? इंग्लैंड। मतलब 4 साल की बादशाहत उसको मिल गई एम्पायर की छोटी सी मिस्टेक। वो जो एम्पायर ने शायद 6 रन या पता नहीं कुछ दे दिए, वो 5 रन थे शायद, तो वही सुपर ओवर की बात ही नहीं आती, मैच टाई हुआ था, उससे पहले वो न्यूजीलैंड जीत जाता। आपने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं की, उसकी मेजरमेंट गलत हो गई, उसके रिजल्ट गलत हो गए। तो याद रखें ट्रांजैक्शन की आपको सिखाई जाएगी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, उसकी मेजरमेंट कैसे होती है, और ये सारी आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट ड्यूरिंग द ईयर चलती रहेगी। पूरे साल आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते रहेंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज रोजाना पता नहीं कितनी ट्रांजैक्शन
100+ 1000+ ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करती है। आज के दौर में तो बड़ी आसानी है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, टेंशन ही नहीं है, सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन है, सिस्टम पे है, सेंट्रलाइज सिस्टम है। तो आप पूरे साल ट्रांजेक्शन को क्या करते रहते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं। साल गुजर गया, ईयर एंड आ गया। अब ईयर एंड पे पूरे साल जो आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए ना, उसकी रिपोर्ट्स आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब उन रिजल्ट को आपने कन्वर्ट करना होता है एनुअल रिपोर्ट में। जो मैं कह रहा हूं ना, हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है, ये कानून है भाई। अगर आप नहीं बनाओगे ना, गवर्नमेंट आपके बिजनेस को बंद करवा देगी। ये कंपनीज की बात कर रहा हूं, हम इस वक्त सोल ट्रेडर की या पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे। आप लोग इंशाल्लाह जो क्वालिफिकेशन हासिल कर रहे हैं, कल को आपने सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप पे नहीं जाना भाई। कल को इंशाल्लाह आपने बड़ी बड़ी कंपनीज की बड़ी बड़ी पोस्ट इंशाल्लाह संभालनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कई दोस्त, मैं बता रहा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह का शुक्र एक अच्छी फील्ड में हूँ। टीचिंग इटसेल्फ एक रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है, ठीक है ना। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट टीचिंग में था, मैं जॉब कर रहा था, मैंने खुद छोड़ी है क्योंकि मुझे टीचिंग में मजा आता है, ठीक है ना। तो टीचिंग इटसेल्फ एक प्रोफेशन है आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये है कि आप कल को जब जॉब करेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज में आप जाएंगे इंशाल्लाह। तो याद रखिए, कंपनीज के लिए ये रिक्वायरमेंट होती है, हर साल एनुअल रिपोर्ट बनानी है। पूरे साल में क्या हिसाब किताब बना, कितनी सेल की, कितने एक्सपेंसेस किए, कितना प्रॉफिट कमाया, उस पर कितना टैक्स गवर्नमेंट को आपने दिया, क्या पोजीशन है आपकी, आज बैलेंस शीट क्या है आपकी। ये सारी चीजें पूरी एक रिपोर्ट की शक्ल में बनती है। और इसको बनाते हम लोग हैं, कंपनी वाले खुद बनाते हैं इंटरनली, लेकिन इसको फाइनल कंपनी नहीं करती। फाइनल कौन करता है, ऑडिटर। ऑडिटर कौन होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हर कंपनी ने, और ये आपने खुद हायर करना है चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को। वो आपके हर साल आके आपका ऑडिट करेगा। ऑडिट करने के बाद जब वो सेटिस्फाई होगा कि आपने रिपोर्ट बिल्कुल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाई है, आपने रिपोर्ट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड्स फॉलो किए, आपने रिपोर्ट को बनाने के लिए कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट को फॉलो किया है, तो फिर वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करेगा। आपकी रिपोर्ट फाइनल होगी, प्रिंट पे जाएगी। प्रिंट होने के बाद अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो अपनी रिपोर्ट पब्लिक के लिए पब्लिश करोगे। प्राइवेट कंपनी इंटरनली रखती है, फिर वो जिसको रिपोर्ट देना चाहे, उसका कॉन्फिडेंशियल डेटा है प्राइवेट कंपनी का, उसकी मर्जी है, वो जिसको देना चाहे दे दे, अदरवाइज उसके लिए कोई। इवन पब्लिक कंपनीज की तो आप खुद भी अगर वेबसाइट पे जाए ना, आप श्री पाकिस्तान की वेबसाइट पे चले जाओ, यूनिलीवर की वेबसाइट पे चले जाओ, जितनी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी वेबसाइट पे उनकी पिछली 4-5 साल की एनुअल रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो एनुअल रिपोर्ट बेसिकली क्या है, इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, बिजनेस इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है। वी आर द यूजर। अब ये यूजर कौन है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ यूजर्स की आपको एग्जाम्पल लेता हूँ कि वन ऑफ द यूजर आपका जो है वो कस्टमर भी है, वन ऑफ द यूजर आपका सप्लायर भी है, वन ऑफ द यूजर आपका शेयर होल्डर भी है, वन ऑफ द यूजर आपके लिए गवर्नमेंट भी है, वन ऑफ द यूजर आपके लिए बैंक भी है। यूजर क्या होता है, यूजर का मतलब जो आपकी इंफॉर्मेशन को यूज करेगा। आपका स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर और यूजर एक ही बात है। शेयर होल्डर याद रखें, एक वर्ड जरूर है, लेकिन शेयर होल्डर का मतलब इटसेल्फ एक स्टेक होल्डर है। हर शेयर होल्डर एक स्टेक होल्डर तो होता है, लेकिन हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होता। स्टेक होल्डर का मतलब जिसका स्टेक है आपके बिजनेस में। यूजर को दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं हम, स्टेक होल्डर। अब यहाँ पे देखें, मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपकी यूजर है या नहीं? गवर्नमेंट आपकी रिपोर्ट क्यों यूज करेगी कि आपने प्रॉफिट पे जितना टैक्स बनना चाहिए था, क्या उतना टैक्स दिया या नहीं दिया। एक कस्टमर है, वो आपकी रिपोर्ट इसलिए देखता है कि यार मैं आपका कस्टमर हूं, आपसे प्रोडक्ट परचेज करता हूं, मैं चेक तो करूं कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। कस्टमर ये छोटा मोटा कस्टमर नहीं होता, ये आपका बहुत बड़ा कस्टमर होता है। मतलब ये आपसे प्रोडक्ट लेके आगे बेच रहा है, इसका बिजनेस आपसे चल रहा है। आप है तो ये है, अगर आप नहीं तो ये भी नहीं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, एक कंपनी से माल ला के बेच रहे हैं, आप उसके कस्टमर हैं, लेकिन आपको चेक करना है कि इसकी रिपोर्ट्स क्या कह रही है, क्या ये ग्रोइंग कंपनी है, डाउनवर्ड तो नहीं हो रही। इसी तरह सप्लायर है। सप्लायर कौन होता है, जो आपको क्रेडिट पे माल दे रहा है, उधार पे माल दे रहा है। अब वो रिपोर्ट क्यों देखेगा कि भाई कल को क्या ऐसा तो नहीं आपकी कंपनी बंद हो जाए, आपकी परफॉर्मेंस डाउन। तो रिपोर्ट जो है ना आपको बहुत कुछ बता देती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन आपको रिपोर्ट्स पढ़ना आती हो।
खुदा ना खास्ता किसी को कोई मसला होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है आप ये टेस्ट करवा के आओ। जब आप टेस्ट करवा के आते हो उसकी रिपोर्ट आती है, क्या रिपोर्ट आप खुद ही पढ़ते हो डॉक्टर के पास लेके जाते हो? हालांकि वो इंग्लिश में लिखी हुई है कि आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती, आती है आपको पढ़ना, लेकिन वो लैंग्वेज डॉक्टर की लैंग्वेज है। डॉक्टर फिर उसको पढ़ के आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब क्या है, रिपोर्ट्स बहुत कुछ कहती हैं। कोई टूर्नामेंट होता है ना, पीएसएल होता है, उस पीएसएल में हर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस रिकॉर्ड पे आ जाती है। जब किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस, किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है तो बोर्ड को फिर डिसीजन लेना पड़ता है कि इस प्लेयर को टीम में चांस दिया जाए। वो रिपोर्ट मजबूर करती है। याद रखें, अभी एक बात मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि कस्टमर, सप्लायर, बैंक्स। बैंक आपका क्यों यूजर है? बैंक आपको क्या दे रहा होता है? लोन, बड़ी बड़ी अमाउंट का लोन दे रहा है, तो बैंक भी आपकी रिपोर्ट देखेगा हर साल। भाई आपकी परफॉर्मेंस हर साल ऊपर जानी चाहिए, पिछले साल जितना प्रॉफिट था अगले साल उससे ज्यादा, मतलब ग्रोइंग कंपनी हो तो फिर बैंक आपको और लोन देगा। लेकिन अगर आप डाउनवर्ड होते जा रहे तो क्या बैंक आपको लोन देगा मजीद? बल्कि हो सकता है आपकी लिमिट को मजीद कम कर देगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर, जिसने आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है, पैसा लगाया है, भाई ये आपका हिस्सेदार है, ये आपकी रिपोर्ट देख रहा है। तो याद रखें, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो डेफिनेशन है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, ये आपके सिलेबस का सबसे पहला पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है ना। फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स, उसकी बुनियाद, उसकी बेसिक्स। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस वेयर वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई, देन मेजर, देन आफ्टर मेजरमेंट उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? ईयर एंड पे, एनुअल रिपोर्ट में। और उस रिपोर्ट को क्या करते हैं, किसको देते हैं? कम्युनिकेटिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू यूजर। अब एक जहन में सवाल शायद आ जाए कि व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर। याद रखना, एक पॉइंट और है सिलेबस में, ऑब्जेक्टिव। सेकंड पॉइंट है आपके सिलेबस का ऑब्जेक्टिव। किसका ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है? जो ऑब्जेक्टिव है ना वो यही है जो अल्टीमेटली डेफिनेशन में कवर हो गया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर। This is the objective of financial accounting. The objective of financial accounting is to provide information to users. फिर अगेन दो बातें अगर ध्यान में आए, नंबर वन, who are the users? सर ये यूजर कौन है? ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन यूजर है। फॉर एग्जांपल कुछ यूजर लिखे मैंने यहाँ पे, कस्टमर भी आपका यूजर है, आपकी इंफॉर्मेशन यूज करेगा। सप्लायर भी आपका वन ऑफ द यूजर है। गवर्नमेंट, बैंक, फाइनेंस प्रोवाइडर, शेयर होल्डर, जनरल पब्लिक, we all are the user of financial statement, we all are the user of annual report. अब अगला सवाल ध्यान में शायद आ जाए कि सर why there is a need to provide information to user। तो भाई इंफॉर्मेशन यूजर को इसलिए दी जाती है बिकॉज यूजर्स हैव टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजंस, यूजर्स हैव टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन, बिजनेस डिसीजन। एक शेयर होल्डर आपकी रिपोर्ट को देख के डिसीजन लेगा कि क्या मुझे मजीद इस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए या नहीं। एक बैंक आपकी रिपोर्ट को देख के डिसीजन लेगा कि क्या मुझे इसको मजीद लोन देना चाहिए या नहीं। फॉर एग्जांपल आप प्राइवेट कंपनी आती, आप कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं, फाइनेंस प्रॉब्लम में आ गया, पैसा कम है, अब आप जा रहे हैं बैंक, बैंक में जाके आप लोन की रिक्वेस्ट करेंगे, प्रोसेस अप्लाई करेंगे। बैंक वाला आपसे कहेगा ठीक है आपकी प्राइवेट कंपनी है, हम आपको इतना नहीं जानते, आप पिछले 5 साल की रिपोर्ट भेजते हैं। होता ही है, हमारे साथ होता था। मैं जिस कंपनी में था, हमारा कोई नया कस्टमर आता था ना, हमसे जब वो एग्रीमेंट साइन करता था, क्योंकि हमारे कस्टमर सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट थे, बड़े बड़े कस्टमर थे, वो 200 400 लैपटॉप हमसे लेते थे। तो पहले वो हमसे क्या बोलते थे, क्योंकि हमारी प्राइवेट कंपनी थी, अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास होते थे, हम फाइनेंस में होते थे, तो हमारे सेल पर्सन आते थे हमारे पास, यार वो नया कस्टमर हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है, वो कह रहा है पिछले 3 साल के फाइनेंशियल भेज दो, हमें ईमेल कर दो।
अब वो फाइनेंशियल को देख के क्या करेगा, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जब आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना आगे जाके इंशाल्लाह सीएमए के अंदर आपको सिखाया जाएगा हाउ टू एनालाइज दिस रिपोर्ट्स। यहाँ भी आपको सिखाऊंगा, थोड़ा सा आखिरी चैप्टर है उसमें, कि इन रिपोर्ट्स को कैसे एनालाइज किया जाएगा। इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की कुछ क्वालिटीज भी हैं जो हमारे सिलेबस में भी है, क्वालिटीज ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। भाई फॉर एग्जांपल आप जब किसी प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हैं तो आपके जहन में पता नहीं कितनी क्वालिटीज चल रही होती है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू परचेज अ मोबाइल फोन, आप सेल फोन परचेज करने जा रहे हैं, आपके जहन में होगा यार इतनी बड़ी एलसीडी होनी चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट, ये क्वालिटीज आप चाहते हैं, उसमें इतनी रैम होनी चाहिए, इतनी इंटरनल मेमोरी होनी चाहिए, एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड सपोर्टेबल होना चाहिए, इतना मेगापिक्सल कैमरा होना चाहिए, इतनी उसमें जो है ना वो स्टोरेज होनी चाहिए, ये क्वालिटीज आप इस प्रोडक्ट में चाहते हैं। तो याद रखें आपकी एनुअल रिपोर्ट इटसेल्फ एक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट की क्वालिटीज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने खुद डिफाइन की है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कहता है फाइनेंशियल रिपोर्ट शुड बी रिलायबल, रिलायबल हो, उसमें आप फ्रॉड नहीं कीजिएगा, आपने उसमें फ्रॉड नो फ्रॉड, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, उसमें कोई यूजर को मिसगाइड करने वाली इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम फ्रॉड, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर, it should be reliable, it should be relevant as per decision making need of user, it should be understandable, it should be neutral, it should be comparable, it should be present on faithful representation, यानी आपकी जो प्रेजेंटेशन हो वो ईमानदारी से हो। तो कल को जब आप किसी कंपनी की रिपोर्ट बनाएंगे आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी एक जिम्मेदारी होगी, इखलाकी जिम्मेदारी, कि उन रिपोर्ट्स को आपने ईमानदारी से बनाना है। देखिए ऑडिटर को इतना पावर दिया गया है कि अगर आप गड़बड़ कर रहे हैं ना, यानी आप फ्रॉड पे रिपोर्ट बना रहे हैं, तस्वीर का असल चेहरा आप नहीं दिखाना चाहते, उस पर विंडो ड्रेसिंग करना चाहते हैं, ऑडिटर को इतना पावर दिया गया है, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिख देगा कि समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग, यानी आप अपनी रिपोर्ट में क्या कर रहे हैं। और जो यूजर होगा ना, जो अंडरस्टैंडेबल यूजर होता है, जो रैशनल डिसीजन मेकर होता है, वो पहले रिपोर्ट में क्या पढ़ लेगा, ऑडिट रिपोर्ट। अगर ऑडिट रिपोर्ट नीट एंड क्लीन है तो वो समझ जाएगा कि ऑल इज वेल, लेकिन अगर वो देखेगा नहीं ऑडिटर ने लिखा है कि समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग, इसका मतलब है देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, फिर क्या वो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा। आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदने, उसकी रिपोर्ट सही नहीं आ रही, क्या आप उस कंपनी के शेयर परचेज करेंगे, पीआईए के शेयर परचेज करोगे, नहीं, लॉसेज में जा रही है, उसका शेयर बहुत डाउन हुआ है, रिपोर्ट से पता चल जाता है। तो याद रखिए रिपोर्ट्स आपको बहुत कुछ बता देती है। मैंने एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आपके घर पे कोई छोटा भाई बहन स्कूल जाता है, अगर उसके स्कूल में जब मंथली टेस्ट होते हैं रिपोर्ट आपके घर पे आती है, ठीक है, आपको कैसे पता चलता है कि इसका मैथ का सब्जेक्ट वीक है, कैसे पता चलता है, उसके मार्क्स मैथ में कम आ रहे हैं। मुझे अक्सर कॉल आती है क्योंकि बीइंग टीचर जाहिर सी बात है खानदान वालों को पता होता है कि ये पढ़ाते हैं, तो उनको अपने बच्चों के लिए सम टाइम मैथ का टीचर रिक्वायर्ड होता है, सम टाइम किसी और सब्जेक्ट का टीचर रिक्वायर्ड होता है। तो उनको पता होता है कि यार हमारा बेटा जो है ना इस सब्जेक्ट में वीक है। हमारे फ्लैट में एक साहब रहते हैं, उन्होंने मुझे पिछले दिनों कहा कि यार वो मेरा बेटा एड मैथ या मैथ वो ओ लेवल में जो होता है उसमें वीक है थोड़ा सा, मुझे उसका कोई ट्यूटर चाहिए। तो उनको कैसे पता चलता है, रिपोर्ट्स आपको बता देती है कि कौन सा सब्जेक्ट इसका वीक है। आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती है वो डॉक्टर को बता देती है कौन सा बॉडी पार्ट आपका वीक है, कहाँ पे मेडिसिन की जरूरत है, ऐसा ही है। तो याद रखें रिपोर्ट्स होती साइलेंट है लेकिन बहुत कुछ कहती हैं आपसे। सब्जेक्ट टू कंडीशन, आपको रिपोर्ट्स को पढ़ना आना चाहिए। रिपोर्ट्स शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय दोज यूजर्स who have reasonable knowledge regarding economics, business, accounts and finance। आपकी रिपोर्ट ऐसी हो जो अकाउंट्स का बंदा हो, जो फाइनेंस का बंदा हो, जो इकोनॉमिक्स का, जो बिजनेस फील्ड का बंदा हो, उसको रिपोर्ट्स पढ़ना आती हो। देखिए हर प्रोडक्ट की यूटिलिटी हर पर्सन के लिए सेम नहीं होती। एक सिगरेट स्मोकिंग पर्सन के लिए तो यूटिलिटी रखता है, नॉन स्मोकिंग पर्सन के लिए सेम सिगरेट के लिए कोई यूटिलिटी नहीं है। हम अक्सर देखते हैं, मैं तो नोट कर रहा हूँ, अभी आप लोगों को शायद नहीं पता, आप लोग थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा। न्यूज़पेपर में बाज़ दफा कंपनी के फाइनेंशियल प्रिंट हुए होते हैं, रोटी वाला उसमें रोटी बेच रहा होता है,
अक्सर मैं देख रहा होता हूँ कि मल्टीपल जो आपके यूजर्स है या मल्टीपल आपके बहुत सारे दुकानदार हैं जो चीजें बेच रहे, सम टाइम में रोटी लेकर आया, पता चला उसमें किसी कंपनी के रिजल्ट छपे हुए, तो वो रोटी वाले को तो नहीं पता क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप अंडरस्टैंडेबल यूजर है, आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो आप उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। तो याद रखें, हर प्रोडक्ट की यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय दोज यूजर्स हु हैव रीजनेबल नॉलेज रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंट्स एंड फाइनेंस। ये क्वालिटीज हैं आपकी एनुअल रिपोर्ट की। क्या क्वालिटीज है? रिलायबल हो, रेलिवेंट हो, कंपेरेबल हो, न्यूट्रल हो, फ्री फ्रॉम एरर हो, अंडरस्टैंडेबल हो। क्योंकि उन रिपोर्ट को देखकर यूजर क्या लेगा? डिसीजन। भाई व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर? व्हाई? बिकॉज यूजर्स हैव टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजंस। भाई खुदा ना खास्ता अगर वो रिपोर्ट, किसी की मेडिकल रिपोर्ट गलत बन के आ जाए, अल्लाह ना करे उसकी बेस पे अगर डॉक्टर कोई मेडिसिन रिकमेंड कर दे, तो क्या खुदा ना खास्ता अगर वो रिपोर्ट, क्या सिस्टम एरर नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो क्या उस रिपोर्ट पे जो गलत बन गई थी, डॉक्टर ने जो डिसीजन लिया, क्या उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट सही नहीं थी। बात दफा होता है, रेयर केस में ऐसा होता है, मेरे क्लोज फ्रेंड के साथ हुआ था। 12 उसने मेडिसिन तो नहीं ली थी, लेकिन उसने जब पोजीशन बताई, डॉक्टर चेंज किया, तो उसने बोला ये रिपोर्ट हो ही नहीं सकती आपकी, आप दोबारा टेस्ट करवाएं। मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, समझ लीजिए मेरा बेस्ट फ्रेंड है सबसे ज्यादा, उसके साथ ये हुआ। तो बहरहाल जब उसने दोबारा टेस्ट करवाया तो वो चीज नहीं थी, वो रिपोर्ट गलत बन गई थी। तो बाज दफा देखिए रिपोर्ट्स जो है ना, अगर आपकी गलत है, आपने अगर फ्रॉड करके रिपोर्ट बना के मार्केट में दे दी, बहुत अच्छी कंडीशन दिखा दी, हालांकि आपकी कंडीशन ऐसी, लोगों ने देखा यार ऑल इज वेल, आपकी कंपनी तो बस दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है, सारे यूजर आ गए, शेयर होल्डर ने शेयर खरीद लिए, सप्लायर ने आपको उधार पे माल दे दिया, कस्टमर ने आपसे माल खरीद लिया, और बैंक ने आपको और लोन दे दिया, पता चला कि ये तो रिपोर्ट आपने गलत बनाई थी। इसका मतलब है सबके डिसीजन गलत हो गए। तो याद रखें, रिपोर्ट शुड बी रिलायबल, इट शुड बी रेलिवेंट एज पर डिसीजन मेकिंग नीड ऑफ यूजर्स। तो दो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। नंबर वन, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग। आप ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, और उस आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट से साल के एंड पे उसकी क्या बनती है? रिपोर्ट। उस रिपोर्ट को आप कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को, ताकि यूजर जो है उन रिपोर्ट को देखकर अपने डिसीजन ले सके। हर यूजर का अपना व्यू होता है, हर यूजर का प्रोस्पेक्टिव सेम नहीं होता। एक शेयर होल्डर क्या देखेगा कि कंपनी प्रॉफिट कितना कमाती, मुझे क्या मिलेगा, वो अपना देखेगा। 5 साल में कंपनी कितना कमा रही है, 5 साल की रिपोर्ट सामने रख के, हर साल प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, मैं अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे यहां से क्या फायदा है। एक सप्लायर का कुछ और इंटेंशन होगी, गवर्नमेंट की इंटेंशन कुछ और होगी, बैंक की इंटेंशन कुछ और होगी। तो हर यूजर का अपना प्रोस्पेक्टिव होगा आपकी रिपोर्ट्स को देखने का। तो ये था फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव। अच्छा, मैं क्विक आपको एक चीज शेयर करता हूं यहाँ पे, अभी होल्ड कीजिएगा एक। अच्छा, ये आपका जो एक्चुअल सिलेबस है फंडामेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और इसमें देखिए कल जो मैंने आपको स्लाइड शो की थी, वो तो खाली सिलेबस वन शॉट आपको ये नजर आ रहे थे पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपकी डिटेल है चैप्टर की, और थोड़ा सा मैं इसको, अब कुछ बेहतर नजर आ रहा है जी? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। दिस इज पार्ट ए, दिस इज चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम क्या है? अकाउंटिंग, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव। वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर सिलेबस इज व्हाट? फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव। तो क्या मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझा दी?
process of identifying, measuring and communicating business information, right? अच्छा, second one, objective, to provide information to, because user have to take their economic decisions. दूसरा वर्ड है cost accounting definition and objective, management accounting definition and objective. Difference between financial accounting, cost accounting and, जब आप तीनों की डेफिनेशन पढ़ लेंगे और तीनों के ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे तो अल्टीमेटली आपको डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा. अच्छा, अब एक सवाल ये होगा कि सर इस वक्त हमारा सब्जेक्ट जो है ना वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो याद रखें, क्योंकि आपको अकाउंटिंग के डिफरेंट जो भी एस्पेक्ट्स हैं, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग, लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उन सब के बारे में नो हाउ होनी चाहिए. दैट्स व्हाई आपको ये चीजें यहाँ पे सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे समझ लें. ये आपके सिलेबस का पूरा चैप्टर मिलाकर भी जो है ना 2.5% है. वो कैसे? आपका जो सिलेबस है ना उसमें अगर आप खुद देखिए ऊपर, ये पार्ट 1 की वेटेज कितनी आ रही, साइड में देखिए 10%. हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? 4. फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग नेचर एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना. तो इसमें आपके पास सिर्फ 4 चैप्टर हैं और 10% है. तो इसका मतलब है अगर मैं ऑन एवरेज करूं तो पर चैप्टर मेरी वेटेज क्या बन रही है? 2.5. मतलब मुश्किल से आपका 1-2 सवाल शायद इस चैप्टर से एग्जामिनर आपका एग्जामिन करे. तो अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव, उसकी डेफिनेशन. अच्छा, मैंने एक छोटा सा हैंडआउट बनाया हुआ है सिंगल पेज पे ना, पीडीएफ, मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, और जिन बच्चों ने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है उनको ये फाइल अभी मिल जाएगी, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो वो मैसेज कीजिएगा तो मैं ऐड कर दूंगा और वो फाइल उन लोगों को मिल जाएगी. आप लोगों ने एक फेवर देनी है छोटी सी, मैं क्विक पढ़ के सुना रहा हूँ वो फाइल. एक मिनट पहले मैं ग्रुप पे शेयर कर दूं. सिंगल पेज पे मैंने एक पीडीएफ फाइल बनाई हुई है और उस पीडीएफ फाइल पे नेट चल रहा है आप लोगों के पास? श्योर. यस, मैंने ग्रुप में एक पीडीएफ शेयर की है, आप देख लीजिएगा इसको. और इसका फाइल का नाम, मैंने चैप्टर का नाम ही रखा हुआ है. फाइल का नाम है अकाउंटिंग नेचर एंड ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 1, ठीक है. फाइल का नाम अकाउंटिंग नेचर एंड ऑब्जेक्टिव, पीडीएफ फाइल का नाम है चैप्टर 1 अकाउंटिंग नेचर एंड ऑब्जेक्टिव. अच्छा, इसमें अगर आप देखें, इसमें मैंने ऊपर लिख भी दिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज व्हाट. Financial accounting is the process of identifying, measuring and communicating business information to user. Definition आपको नजर आ रही है. Second, इसमें लिखा हुआ है objective of financial accounting. क्या लिखा हुआ है? The objective is to provide information that is useful for making business and economic decision. भाई information मैंने आपको कितनी सारी एग्जांपल ले दी कि हर यूजर अपने एंड पे इंफॉर्मेशन को यूज करके डिसीजन लेता है. डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देके डिसीजन लेता है, आपके पेरेंट बच्चों की स्कूल की रिपोर्ट देख के डिसीजन लेते, क्रिकेट के जो बोर्ड होते हैं, क्रिकेट बोर्ड वाले, वो प्लेयर की परफॉर्मेंस देख के डिसीजन लेते. तो भाई ये रिपोर्ट्स, बिजनेस की रिपोर्ट बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. उसी पेज पे आप देखिए नीचे मैंने 2 डेफिनेशंस और दोनों के ऑब्जेक्टिव लिखे, नजर आ रहे हैं आपको? कौन कौन सी डेफिनेशन लिखी हुई है? कॉस्ट अकाउंटिंग और उसका ऑब्जेक्टिव, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग और उसका ऑब्जेक्टिव. नाउ व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? Cost accounting is the process of recording, classifying and appropriate allocation of expenditure for the determination of the cost of products or service of an organization. देखिए, cost accounting जो है ना वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के लिए की जाती है. हर कंपनी में कॉस्ट अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट नहीं होता. मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न प्रोडक्ट को खुद बनाती है, वो करते हैं कॉस्टिंग. फॉर एग्जांपल एक मिसाल दूं आपको कि
एक प्रोडक्ट एक कंपनी में बनती है, ठीक है, एक पेन किसी कंपनी में बन रहा है, इस पेन को बनाने के लिए मटेरियल लग रहा है, लेबर इस्तेमाल हो रही है और ओवरहेड, तीन चीजें होती है। नंबर 1 इज मटेरियल, नंबर 2 इज लेबर एंड नंबर 3 ओवरहेड। ओवरहेड से मुराद ये पेन जिस मशीन से बना, क्या वो मशीन बगैर बिजली के चल रही है, बिजली का बिल भी आ रहा है, वो मशीन यूज भी हो रही है, उसके अंदर वेयर एंड टेयर भी हो रही है। तो याद रखें, अच्छा जैसे मैं आपको मिसाल दूं, मैं जिस कंपनी में था वहां कॉस्टिंग का डिपार्टमेंट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हम प्रोडक्ट को खुद, हम तो बस बनी बनाई प्रोडक्ट लाते थे, हम ट्रेडिंग बिजनेस करते थे, तो हमारे यहाँ डायरेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती थी। मैं खुद फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में था। लेकिन अगर आप चले जाएं गुल अहमद, कभी जाके विजिट करें गुल अहमद की फैक्ट्री, अगर आपने देखी हो कायदाबाद के आगे, कितनी बड़ी एक दुनिया है अंदर पूरी फैक्ट्री में। वहां कॉस्ट अकाउंटिंग की दुनिया अलग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की दुनिया, क्योंकि गुल अहमद आइडियाज अपनी प्रोडक्ट खुद बना रहे, कॉस्टिंग कर रहे, कितना मटेरियल लग रहा है, कितने लेबर को पैसे जा रहे हैं, कितने ओवरहेड्स, और फिर वो प्रोडक्ट बन के मार्केट में जाके बिक के फिर सेल, ये सारी चीजें कौन रिपोर्ट कर रहा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस वेयर वी हैव टू रिकॉर्ड, वी हैव टू appropriate allocate, लिखा हुआ यहाँ पे पढ़े, cost accounting is the process of recording, classifying and appropriate allocation of expenditures for the determination of the cost of product or service of an organization। किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की कॉस्ट हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसपे जो जो एलिमेंट्स है, ऑब्जेक्टिव में बातें लिखी गई है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। देखिए एक प्रोडक्ट आपको बेचनी है, इवन अगर ये पानी की बोतल में बना रहा हूं, ये पानी की बोतल भी आपको पता है बड़े डिफरेंट स्टेट से बनती है। ये कैप कहीं और बन रहा होता है, पता है आपको? ये प्लास्टिक की बोतल कहीं और बन रही होती है, ये शायद रैपर कहीं और तैयार होता है, आखिर में ये फिनिश गुड्स। पहले ये बताए, क्या मैं ये कैसे डिसाइड करूंगा ये बोतल मुझे कितने की बेचनी है? पहले मुझे क्या पता होनी चाहिए? कॉस्ट। अनलेस एंड अनटिल मुझे कॉस्ट नहीं पता, हाउ कैन वी डिसाइड कि व्हाट कुड बी द सेलिंग प्राइस? How to calculate selling price? Selling price is equal to cost plus profit. Cost plus, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का? टू एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट की कैलकुलेशन। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। भाई मुझे पता चल गया ये बोतल मेरे पास जो है ना 13 रुपए की बन रही है, अब मैंने कहा ठीक है 7 रुपए का प्रॉफिट ऐड करूं। कितने रुपए की बेचनी है? 20 रुपए की। 13 + 7 इज इक्वल टू 20। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आगे लिखा हुआ है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। जब आप कॉस्टिंग कर रहे होते ना हर प्रोडक्ट की, तो आपको पता चल रहा होता है अच्छा यहाँ पे कॉस्टिंग ज्यादा लग रही है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड्स है। लिखा हुआ है ना कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, हर चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है। बात दफा होता है कि एक्सेस मटेरियल यूज हो रहा है, बात दफा हो रहा है कि एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, यार ये मशीन खराब हो गई है, ये बहुत देर तक चलती है, फिर यूनिट बनाती है, इसको चेंज कर दो ताकि हमारी कॉस्ट क्या हो जाए? कम हो जाए। जब आप चीजें देखते हैं ना तो आप कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, कॉस्ट रिड्यूस करते हैं। यू आर गोइंग टू बी अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आपका काम क्या होगा? टू मिनिमाइज कॉस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज कर दी क्वालिटी को। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी, आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कॉस्ट को मिनिमाइज करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। आपको अपनी टेक्निक्स यूज करनी होगी। देन वी हैव अनदर पॉइंट, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ascertaining the profit of each activity। बात ऐसा होता है आपकी 3 प्रोडक्ट है ए बी सी, तीनों की आपने कॉस्टिंग एक साथ की अलग अलग की है, आपको पता चल रहा है तीनों में से कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिट दे रही है। बात आप देते हैं अच्छा यार ये वाली प्रोडक्ट जो है ना कम बिक रही है, कम प्रॉफिट दे रही है, इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, यहाँ पे जो लेबर इस्तेमाल करते हैं उन लेबर को यहाँ ले आते हैं ताकि ये प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिट दे रही है। तो ये सारी चीजें कब आप डिसाइड कर सकते हो? जब आपके पास सारी रिपोर्ट्स हो। भाई जब किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस ऑन रिकॉर्ड आती है ना तब डिसीजन लिया जाता है, हाँ यार इस प्लेयर को यहाँ खिलाओ, ये विकेट कीपिंग भी अच्छी कर रहा है, बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, सरफराज को मिस करके रिजवान को क्यों लाया गया? देखिए रीजन होती है, आपके पास ऑथेंटिक, आपके पास कुछ ना कुछ रीजन होती है, तब आप डिसीजन लेते हो, वरना आपके पास प्रेशर होगा, बहुत सारा डिफरेंट तरीके से प्रेशर आ रहा होता है। तो याद रखें ascertaining the profit of each activity, then असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट देखती है कौन सी प्रोडक्ट को कहां ज्यादा बेचना है, कौन सी
कौन से आउटलेट को बंद करना है, कहाँ पे कॉस्टिंग ज्यादा लग रही है। अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो वो भी इससे मिलती जुलती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, टॉप लेवल पे होती है, जो बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट, जो डायरेक्टर्स हैं, डिसीजन मेकर है, वो जब बैठते हैं तो उनके पास फाइनेंशियल की रिपोर्ट भी आती है और कॉस्टिंग की रिपोर्ट भी आती है। फिर वो डिसाइड करते हैं रिसोर्स को कैसे एलोकेट करना है, लिखा हुआ है, पढ़ के आइएगा आप लोग। तो वो सारी बातें भाई देखिए, मैं आपको मिसाल दूं, मैं जा रहता हूँ वहां पे एक मॉल बना, जामा मॉल, ठीक है। उस मॉल में कोई ब्रांड नहीं था, लेकिन एक ब्रांड आइडियाज का फ्रंट पे दुकान खोली, बिल्कुल फ्रंट पे मेन एमेजिना रोड जामा क्लॉथ मार्केट के सामने एक मॉल बना। उस मॉल में सिर्फ एक ब्रांड नजर आया, आइडियाज। जे डॉट नहीं था, खादी नहीं था, बुनेंजा नहीं था, कोई डायना नहीं था, सफायर नहीं था, मारिया भी, कोई ब्रांड नहीं था, सिर्फ एक ब्रांड था, दैट इज आइडियाज। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद वो ब्रांड वहां से क्या हो गया, बंद हो गया। क्यों हो सकता है, वहां पे उन्होंने देखा हो, क्योंकि देखो हर ब्रांड हर जगह नहीं चलता। सामने जो मार्केट है जामा क्लॉथ की, एक ओल्ड सिटी एरिया है, ट्रेडिशनल मार्केट से ज्यादातर लोग वहीं जाते हैं। एक मशहूर है जामा क्लॉथ मार्केट में, कपड़ों की मार्केट है, बहुत कदीम ट्रेडिशनल चलता हुआ आ रहा है, तो लोग ज्यादातर कहाँ जाते हैं, उसी मार्केट में। आइडियाज नहीं चला, उसने कुछ टाइम के बाद दुकान क्या कर दी, पर अपना आउटलेट वहां से क्या कर दिया। तो ये फैसला किसने किया होगा, मैनेजमेंट ने, आइडियाज की मैनेजमेंट ने। उनको पता चला होगा ना कि यार ये वाला जो हमारा स्टोर है, ये वाला जो आउटलेट है, ये लॉस में जा रहा है, खर्चे तो हो रहे होंगे, मॉल का मेंटेनेंस, स्टाफ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, कस्टमर नहीं होगा, जाहिर सी बात है। कस्टमर चूंकि आइडियाज की प्राइस कम तो नहीं होती, बार्गेनिंग तो नहीं होती, जामा क्लॉथ मार्केट में तो मोर देन 50% बार्गेनिंग भी हो जाती है, मतलब वो इतनी प्राइस होती है, लेकिन जो कस्टमर आते हैं वो बार्गेन परचेज ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। अब जे डॉट में क्या होता है, आइडियाज में क्या होता है, फिक्स प्राइस होती है, टैग लगा हुआ है, उस टैग पे कोई आपको, हाँ अनलेस एंड अनटिल कोई प्रोमो ना चल रहा हो। तो बात ये है कि भाई ये डिपेंड करता है, हर लोकेशन पे हर प्रोडक्ट फिजिबल नहीं होती, और हर लोकेशन पे हर प्रोडक्ट सेम प्राइस पे नहीं बिकती। एक प्रोडक्ट डिफेंस पे किसी और प्राइस पे बिक्री होती है, ओल्ड सिटी एरिया में कुछ और प्राइस पे बिक्री होती है, एयरपोर्ट के अंदर चले जाओ तो अंदर जहाँ पे लाउंज वगैरह होता है वहां प्रोडक्ट किसी और प्राइस पे बिक्री होती है। तो याद रखें, ये सारी चीजें आपको देखनी है, किसको कहाँ पे कैसे लेके चलना है, किस एक्टिविटी को कैसे करना है। तो आप लोगों ने एक छोटी सी फेवर देनी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन, उसका ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं बाद में कभी एक्सप्लेन कर दूंगा। कल क्योंकि पहला चैप्टर मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, ये देख लें आप, ये सारी बातें पढ़ ली ऑलमोस्ट। ये आखिरी में जो कॉन्सेप्ट दिया है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दिया है। कल इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर सीएमए जर्नी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कल इंशाल्लाह इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा एक बात सुन ले,